यू ऑल, स्वागत है आप सभी का। मैं दीपांशु बंसल, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ शेयर मार्केट के फंडामेंटल्स। जी हाँ, फंडामेंटल्स ऑफ शेयर मार्केट। हम में से बहुत लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रिस्क लगता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के, उन्हें डर लगता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और सच बताऊँ दोस्तों, शेयर मार्केट में डर क्यों लगता है इन्वेस्ट करने से? क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि शेयर मार्केट में लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि शेयर्स कैसे खरीदे जाए और कैसे नहीं खरीदे जाए, कब खरीदे जाए, कब नहीं खरीदे जाए। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए, इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी लाइट डालने के लिए और इस टॉपिक को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। और आने वाले वीडियोज़ में डेफिनेटली इसको हम और तरीके से, बेहतर तरीके से समझेंगे कि हाउ डज शेयर मार्केट वर्क और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, शेयर मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर कंपनी, जो भी कंपनीज होती है जो पब्लिकली लिस्ट होती है, जो कि पब्लिक डोमेन में आती है, यानी पब्लिक उनमें पैसा लगा सकती है, वो कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट कराती है किसी भी एक्सचेंज पे। जैसे कि NSE BSE इंडिया के दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हाउसेज है, इसके थ्रू एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। अब जब कंपनी यहाँ पे एक्सचेंज पे स्टॉक लिस्ट कराती है, तो तब हम शुरू कर सकते हैं वो कंपनी सेकेंडरी मार्केट, यानी IPO और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों में वो ट्रेड करने के लिए योग्य हो जाती है। यानी दे कैन इशू IPOs, जैसे कि बर्गर किंग का भी IPO आया था, जहाँ पे कंपनी ने पब्लिक से पैसा उठाया पहली बार शेयर देके। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने शेयर इशू किया था उसे IPO कहता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया जाता है। तो जैसे बर्गर किंग का IPO, पहली बार बर्गर किंग इंडिया जो है वो अपना IPO दे रही है, पहली बार शेयर इशू कर रही है, पैसा उठा रही है पब्लिक से, तो उसे IPO कहते हैं। अब जब IPO एलोकेट हो जाता है, जब अलॉट हो जाता है और शेयर मिल जाते हैं लोग को, तो लोग भी तो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। भाई सेकेंडरी मार्केट के अंदर शेयर्स ट्रेड किए जा सकते हैं फिर, यानी लोग आपस में एक दूसरे से शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। शेयर्स आर जस्ट लाइक उनके लिए कमोडिटी, शेयर जस्ट लाइक कमोडिटी, भाई खरीदे बेच सकते हैं, लेकिन ऐसे एसेट है, ऐसा कमोडिटी, तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाती है, जो कि नॉर्मली NSE से मोस्टली होता है। IPOs तो बहुत कम होते हैं, लेकिन मोस्टली सेकेंडरी मार्केट में ही हम ट्रेड करते हैं, जो कि अपने बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेज जो होते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, ICICI बैंकों के अपने अपने सबके हैं, और जेरोधा है, अलग अलग नाम है, 5paisa.com, अलग अलग। तो आपस में ये ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं, डीमेट अकाउंट बनाते हैं। डीमेट अकाउंट चाहिए होता है शेयर्स को होल्ड करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है शेयर्स को ट्रेड करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडों की खरीद बेच होती है, और डीमेट अकाउंट में खरीद बेच के बाद स्टोर किए जाते हैं शेयर्स। तो ये दो चीज़ होती है। और फिर एक बैंक अकाउंट, जिससे कि आपका पैसों का ट्रांसफर वगैरह होता है, पैसों की रिक्वायरमेंट, जो भी पैसों का लेन देन होता है। तो दिस इज व्हाट इट इज द बेसिक ऑफ, थोड़ा सा मैंने आपको शेयर मार्केट कुछ टर्म्स बता दिए। अब हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, कब किया जाए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, शेयर मार्केट में दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस? देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी का कुछ रिपोर्ट्स होती है जो कि उसे हर साल पब्लिश करनी होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है बाय द लॉ, जो उन्हें फॉलो करनी होती है। जैसे कि हर कंपनी का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हर कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है, हर कंपनी का एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में आप और मैं और डिटेल में आऊँगा आने वाली वीडियो में, लेकिन जो कुछ जानते हैं तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो स्टेटमेंट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसमें कंपनी अपना ये दिखाती है कि उन्हें नेट में मतलब अंत में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैलेंस शीट वो वाली स्टेटमेंट होती है, वो वाला रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर कंपनी ये दिखाती है कि भाई उसके पास कितनी तो संपत्ति, कितने तो एसेट्स हैं और कितने दायित्व है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। उसका एक बैलेंस बना के देते हैं कि भाई ये है। उससे आप संपत्ति देखते हो कंपनी की, भाई कंपनी कितना अपने पास कितना दम रखती है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है कंपनी का, कितना नहीं है, क्या है क्या नहीं है। एक और होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोला है? कैश फ्लो स्टेटमेंट वो होती है, देखिए कंपनी के बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे होते हैं जो कि कंपनी को अभी नहीं करने होते हैं, कंपनी को थोड़े समय बाद करने होते हैं, जैसे कि डेफर्ड एक्सपेंसेस। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, जो ऐसे खर्चे होते हैं कि जो साथ साथ वक्त के साथ होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक खर्चा है। मान लीजिए कोई नई मशीन खरीदी,
तो अब यूज़ करने पे मशीन की वैल्यू कम होती है, किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होती है। कोई मशीन यूज़ करते हैं, कोई फ़ोन है, फ़ोन की वैल्यू कम हो जाती है यूज़ करते हैं। तो जो ये वैल्यू कम होना है, ये भी तो एक खर्चा है कंपनी का, क्योंकि उसे कुछ समय बाद तो दोबारा खरीदनी पड़ेगी मशीन, जब खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसा टर्म है, वो भी एक तरह का खर्चा है जो कैश में नहीं जाता है, जो जिसके लिए अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, पर वो खर्चा होता है। जैसे डेफर्ड एक्सपेंस कुछ ऐसे खर्चे जो बाद में करने पड़ते हैं। तो कुछ ये चीज़ें इस तरह के कुछ खर्चे रहते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इस तरह के कुछ फैक्टर्स होते हैं। यानी कुछ लाइबिलिटीज हो गई, जो डेफर्ड एक्सपेंस होता है लाइबिलिटी हो जाता है, राइट। और कुछ ऐसे डेप्रिसिएशन जैसे खर्चे जो होते हैं, जो डेप्रिसिएशन हो गया, और इस तरह के बेहद अलग अलग ऐसे इंटरेस्टिंग खर्चे जो कंपनी को एज ए कैश नहीं जाता है बाहर, लेकिन वो खर्चा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हो चुका होता है। तो उस वजह से प्रॉफिट तो कम हो जाता है, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ ये देखती है कि कंपनी पे के पास कितना कैश गया, कितना रोकड़ा, बैंक बैलेंस है कैश, एक ही बात है, कितना पैसा गया और कितना पैसा आया। कैश फ्लो स्टेटमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है, ठीक है। इसके अंदर वो डेप्रिसिएशन वगैरह का काउंटिंग नहीं होता है, इसमें सिर्फ ना डेफर्ड का काउंटिंग, ये देखा जाता है कौन सा गया कौन सा आया, कितना कैश पे बैठी है कंपनी, कंपनी के पास कैश कितना है इस वक्त, कितना पैसा है। ये तीन स्टेटमेंट होती है। और दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है, कहीं ना कहीं मोस्टली मतलब इन्हीं तीन स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूमता है। फंडामेंटल एनालिसिस इन्हीं तीन स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूमता है कि यही कंपनी की राख साख सब कुछ है। फंडामेंटल एनालिसिस चार चीज़ों को देख के होता है। एक होता है कंपनी का एनालिसिस, कंपनी का एनालिसिस। एक होता है इंडस्ट्री का एनालिसिस, कौन सी वो कंपनी किस इंडस्ट्री में, जैसे कि मान लो बर्गर किंग की बात करें, तो बर्गर किंग के QSR, मतलब बर्गर किंग क्या देती है, बर्गर देती है फटाफट से, रेस्टोरेंट है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो इंडस्ट्री क्या होगी, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की, राइट। तो बर्गर किंग है कंपनी, कंपनी का एनालिसिस किया जाएगा, बर्गर किंग ऑन अ पर्टिकुलर बेसिस देखा जाएगा। एक देखा जाएगा कंपनी की जो इंडस्ट्री है, बर्गर किंग इंडस्ट्री, QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, इसका एनालिसिस। फिर देखा जाएगा इकोनॉमिक कंडीशंस, देखिए इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, हमारी इकोनॉमी कैसी है और वो किस हिसाब से है। तो इकोनॉमिक कंडीशन का ज़्यादा लिया जाएगा कि इस वक्त देश की इकोनॉमी क्या चल रही है। और फिर देखा जाएगा फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक, कि भाई फ्यूचर में कंपनी की क्या आउटलुक है, क्या प्रोजेक्टरी, क्या ग्रोथ होने वाली है, नहीं होने वाली है। इन चार पांच चीज़ों पे मोटा मोटा इन चार चीज़ों पे मोटा मोटा पूरा पूरा फंडामेंटल एनालिसिस होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी सबसे सक्सेसफुल पीपल है जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक ही, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो इंडिया में, और वॉरेन बफेट चाहे हो अमेरिका में, इनका एक ही कहना है कि ऑलवेज बाय शेयर्स दैट आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, दैट आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर आप फंडामेंटल्स देख के कभी भी कोई शेयर खरीदेंगे तो आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इट इज़ अ रेयरेस्ट ऑफ चांस कि अगर आप फंडामेंटल तरीके से शेयर को खरीदे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदे, वो लॉस में जा जाए, होता ही नहीं है, बहुत रेयर होगा। कोई ऐसी खराब न्यूज़ आ जाए, कुछ एकदम से कुछ हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो नहीं होता है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो, उसके बेस मजबूत है। ये समझने बेस, फंडामेंटल का बेस, नींव मजबूत है, और नींव मजबूत है तो नुकसान कैसे होगा। अच्छा चलिए, अब आपने ये आप बोलेंगे भाई दीपांशु भाई आपने ये तो बता दिया कि फंडामेंटल में ये कवर होता है, अब कैसे चेक किया जाए फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये भी तो पूछोगे अब आप। चलो इसका भी आपको जवाब दे देते हैं बड़ा फटाफट से। इसका जवाब ये है दोस्तों कि आपको कुछ चीज़ें देखनी होंगी, मतलब कंपनी की स्टेटमेंट वगैरह तो आप देखेंगे, देखिए हिस्टोरिक परफॉर्मेंस देखिएगा कि कंपनी पास्ट में कैसा परफॉर्म करती है, पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में कैसा उसने परफॉर्मेंस दिया है, 20 सालों में हिस्टोरिक परफॉर्मेंस क्या रहा है, उसका हिस्टोरिक ग्रोथ मूवमेंट अपर रहा है, नीचे रहा है, गिरता रहा है, कैसा रहा है, स्टेबल है या नहीं है, स्टेबिलिटी कितना है, ये सब आप देखेंगे, उसके ग्राफ देखेंगे और चेक करेंगे। इसके बाद अब देखिए फंडामेंटली जब हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है अंडर वैल्यूड, एक होता है ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड स्टॉक और ओवर वैल्यूड स्टॉक। अंडर वैल्यू का क्या मतलब हुआ भाई, अंडर वैल्यूड स्टॉक का मतलब हुआ दोस्तों कि स्टॉक शेयर की जो मार्केट प्राइस, जो शेयर जितने में मिल रहा है मार्केट में, उसकी वैल्यू कम है उसकी असली कीमत से, जो उसकी असली कीमत वो रखता है उससे कम कीमत में आपको मिल रहा है। अब जब कोई माल आपको कम कीमत में मिलता है तो वो अच्छा होता है बुरा होता है, बताइए भला। अगर मैं आपको एक 20 रुपये के लिए इसका पैकेट मैं 10 रुपये में दे दूँ तो अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है ना, फायदा है। तो जस्ट वैसे ही शेयर में भी है, अगर आपको शेयर ज़्यादा कीमत वाला कम कीमत में मिल रहा है तो ये फायदे की बात है, इसमें आपका फायदा है, इसे खरीदिए, इससे आपको मुनाफा होगा, मोटा मुनाफा होगा, फायदा ही फायदा होगा, राइट। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदने से फायदा होता है, क्योंकि वो करेक्ट कभी ना कभी होगा, कभी ना कभी वो अपनी जगह पे पहुंचेगा, कभी ना कभी वो
जल्दी ही ग्रो करेगा। एक होता है ओवर वैल्यूड स्टॉक। स्टॉक की कीमत इतनी है, मिल इतने में रहा है। अब मान लीजिए 20 रुपये का इसका पैकेट में 30 रुपये में तो आप खरीदेंगे नहीं? खरीदेंगे ना, क्यों? लेकिन स्टॉक में भी ऐसे होता है, लेकिन लोग खरीद लेते हैं कभी कभी, तो गलती कर जाते हैं। तो अगर स्टॉक की कीमत जो मिल रही है वो उसकी असली कीमत से ज़्यादा में मिल रहा है तो नुकसान है, मत खरीदो, करेक्ट हो जाएगा, वापस आ जाएगा उसी लेवल पे, सिंपल। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यू खरीद लो, ओवर वैल्यू मत खरीदो भाई, सीधी सी बात है। यानी सस्ता माल खरीदो, अगर सस्ते में मिल रहा है, सस्ता माल नहीं, माल अगर सस्ते में मिल रहा है तो खरीदो, महंगे में मिल रहा है तो मत खरीदो। अब ये कैसे चक्कर है भाई, साथ माल सस्ते में मिल रहा है महंगे मिल रहा है, ये भी एक बड़ा कमाल की बात है। ये भी तो बताओ क्या बात है, ये भी तो बताओ बड़ा कि भाई सस्ते में मिल रहा है कि महंगे में मिल रहा है। दोस्तों इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप जाना होगा। और क्या देखना होगा, उस शेयर का पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग्स का रेशो, उसकी कीमत का उसकी कमाई से रेशो, क्या रेशो आता है। मान लीजिए कोई शेयर अर्निंग पर शेयर, मान लीजिए किसी शेयर की अर्निंग पर शेयर आज 50 रुपये है, 50 रुपये कोई शेयर कमाता है भाई, इसको प्रॉफिट है ऐसा कि हर शेयर पे प्रॉफिट निकला 50 रुपये का, या डिविडेंड भी कभी कभी होता है, लेकिन डिविडेंड से पहले बहुत सारी चीज़ें कर जाती है। तो आप एक तरह से लीजिए जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है एक शेयर की 50 रुपये की, 50 रुपये कमाया भाई कंपनी ने एक शेयर पे, एक शेयर को अगर देखें, और उसका कीमत जो मिल रहा है जितने रुपए में, वो 100 रुपये का मिल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग क्या हो गया, प्राइस हो गया 100, कीमत 100, प्राइस टू अर्निंग मतलब 100 डिवाइडेड बाय, 100 को भाग करो डिवाइडेड बाय अर्निंग से 50 से, तो 100 डिवाइडेड बाय 50 2, आंसर विल बी 2, 2 विल बी इट्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पीई रेशियो। ठीक, अब ये हो गया शेयर ए। अब मान लीजिए इसे शेयर ए ले लेते हैं, शेयर ए एक ही उसमें, ठीक है। अब उसी की तरह की कंपनी है दूसरी, उसी तरह की दूसरी कंपनी है, ए की तरह ही दूसरी कोई कंपनी है एक और उसका अर्निंग भी 50 रुपये है, लेकिन उनकी शेयर की जो कीमत है वो मिल रहा है 300 रुपये का शेयर। तो कितनी होगी उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो, 300 बाय 50, 300 में मिल रहा है, 50 की कमाई है, ये 100 मिल रहा है, 50 की कमाई है, ये 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशो। ठीक, अब ये कैसे पता चले कि ये पी ज़्यादा है कम है, मतलब कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ये तो बस हमने दो कंपनी कंपेयर कर दिया, पीयर कंपैरिजन कहते हैं इसे, पीयर कंपैरिजन, यानी एक कंपनी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों, अगर इन दोनों कंपेयर करें तो ये सस्ता है और ये महंगा है, अगर दोनों दो को कंपेयर करें सिर्फ तो। लेकिन इस तरह नहीं होता है जी, इस तरह नहीं करना है दोस्तों, पी रेशियो इस तरह अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू नहीं पहचानना है। ये पीयर कंपैरिजन भी एक तरीका है फंडामेंटल देखने का, बट जो फंडामेंटली हम देखते हैं पी रेशियो कैसे कंपेयर करेंगे, वो करेंगे हम इंडस्ट्री पीई रेशियो से। कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उसका एवरेज पीई रेशियो क्या है। अगर मान लीजिए एवरेज पीई रेशियो 5 है, यानी जितनी भी कंपनी उस इंडस्ट्री में आती है, 100 कंपनी, 200 कंपनी, 500 कंपनी, 600 कंपनी, जितनी भी आती है, अगर सबका अलग अलग पीई रेशियो है और सबका एक एवरेज निकाला जाए, तो एवरेज में मान लीजिए कि पीई रेशियो 5 आता है भैया, भाई एवरेज पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 है। तो हम इसको, अगर इस स्टॉक को खरीदना है नहीं खरीदना, इसका फैसला ले शेयर ए को, तो हम देखेंगे इसका पीई रेशियो 2 है और इंडस्ट्री का 5 है, हाँ, तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड, कम कीमत में मिल रहा है, इसकी असली कीमत से कम में मिल रहा है, तो ये खरीद लेना चाहिए, ये बढ़ जाएगा। शेयर बी की बात करें, दूसरा शेयर की बात करें जिसका पी रेशियो 6 था, और देख रहे हैं इंडस्ट्री का तो 5 ही है, तो इसका 6 है, यानी ये ओवर वैल्यूड है, इसकी कीमत ज़्यादा मिल रहा है, ये जितने का होना चाहिए उतने का नहीं मिल रहा है, तो इसको नहीं खरीदना चाहिए, ये गिर जाएगा फंडामेंटली। क्योंकि 5 पी रेशियो का मतलब होगा अगर 50 की रहेंगे तो 250 रुपये का शेयर मिलना चाहिए, ये 100 में मिल रहा है, ये 300 में मिल रहा है, तो 100 वाला खरीद लो, 300 वाला छोड़ दो। समझे, पीयर कंपैरिजन में भी मान लो एवरेज निकालना, तो अगर ये दो कंपनी होती है सिर्फ एक मार्केट में, तो इसका एवरेज निकाल लो, बड़ा आसान है। इसका 2 पी रेशियो है, इसका 6 पी रेशियो है, 2 + 6 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 एवरेज आ गया, अगर सिर्फ 2 है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू निकाल लीजिए और फिर शेयर उस हिसाब से खरीदिए। पी रेशियो के साथ साथ एक और होता है, कभी कभी अर्निंग्स अवेलेबल नहीं होती कंपनी की, और कभी कभी कंपनी नहीं होती है तो लॉसेस भी होते हैं, कभी कभी अर्निंग्स अवेलेबल नहीं होती है, मान लो कमाया ही नहीं कंपनी ने, नई कंपनी है भाई, एकदम से ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ज़्यादा नई कंपनी है, तो वहाँ पे प्राइस टू बुक भी देख सकते हो, प्राइस टू बुक रेशियो,
भाई बुक वैल्यू कितना है कंपनी के एक शेयर का, बुक वैल्यू इन्होंने जो बुक्स में चढ़ा रखा, भाई हमारा शेयर इतने रुपए का है, भाई हमारा शेयर 10 रुपये का है, हमारा शेयर 20 रुपये का है, ठीक है। प्राइस टू बुक रेशो, बुक वैल्यू जो उन्होंने स्टेटमेंट में डाला, जो उन्होंने रिपोर्ट में डाल रखा है, बुक वैल्यू पे ऑथोराइज्ड, ठीक है। तो वहाँ से पता लग जाएगा को बुक प्राइस, बुक वैल्यू प्राइस कितना है। मान लो जो बुक में उसने चढ़ा रखा है 20 रुपये अभी, और मार्केट में वो दे रहे 100, यानी 80 रुपये प्रीमियम पे दे रहे हैं। बुक में 20 रुपये का एक शेयर चढ़ा रखा है, 80 रुपये 100 पे दे रहे हैं, तो 80 रुपये प्रीमियम पे चढ़ा रखा है, यानी प्राइस टू बुक रेशो क्या हो गया, 100 में मिल रहा है, बुक 20 रुपये का, यानी प्राइस टू बुक रेशो हो गया 5, प्राइस टू बुक रेशो हो गया 5। तो अगर कोई दूसरा शेयर है जो 200 में मिल रहा है और 20 उसका मतलब बुक प्राइस है, तो प्राइस टू बुक रेशो कितना हो गया 10, और एवरेज प्राइस टू बुक रेशो मान लो 15 है, तो ये 5 है तो सस्ता मिल रहा है, ये खरीद लो, और अगले का 10 है वो भी खरीद लो क्योंकि 15 है, एवरेज तो 15 है ना, इंडस्ट्री का एवरेज 15 है, तो वो भी खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो, दोनों है। इस तरीके से होता है फंडामेंटल एनालिसिस। समझ में आया दोस्तों? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसके अलावा अगर प्रॉफिट कमाती है दोस्तों, तो आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, लॉस भी, मतलब नेट प्रॉफिट या लॉस देख सकते हैं, भाई कितना कंपनी नेट प्रॉफिट या लॉस कमा रही है, ये भी चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट या लॉस कमाया। और साथ ही आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि शेयर होल्डर के 1 रुपये लगाने पे कंपनी कितना रिटर्न देती है, कितना रिटर्न मिलता है, कितना रिटर्न कमाती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी एक शेयर होता, वो भी एक तरीका होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे की और नॉलेज के लिए डेफिनेटली शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, मैं डालता रहूँगा, एंड आपको कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरी कि आपको शेयर मार्केट में पूरा नॉलेज मिले और आप सही डिसीजन लें और सही तरीके से काम कर सकें, और अपने वेल्थ को, अपनी हेल्थ को हर तरीके से मेंटेन कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए दोस्तों, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव अ गुड डे दोस्तों आज के लिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।